गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। आज का जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, 4 गुरुओं के द्वारा जो बताई हुई ट्रिक हैं हम उसका यूज करेंगे। इसमें चंद्रा के फेवरेट टीचर एड्यूटैप, उसके बाद आप लेट्स लर्न एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्ययन मंत्रा के टीचर्स के द्वारा जो ट्रिक्स बताई गई उनका यूज करके हम एमपीटेट के जो पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। ऐसे मेरे पास 40 पेपर्स हैं, तो आपको कम से कम 1200 आप क्वेश्चंस कर लोगे सीडीपी। अगर इतना कर लिया तो एमपीटेट सीटेट, क्योंकि सीटेट एमपीटेट दोनों सेम है, आपका पेपर नहीं रुकेगा और आराम से आप 28 से लेके 30 तक फुल में से फुल स्कोर भी कर सकते हैं। तो बने रहिए, इतने चार टीचर्स की जो ट्रिक हैं उनका फ़ायदा लीजिए, उनका जो पढ़ाया हुआ जो है और जो जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ, उसका हेल्प लीजिए। और अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैस्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम का सिद्धांत डैश स्वपूर्ति की आवश्यकता है। किसकी बात कर रहा है? मैस्लो की बात कर रहा है। मैस्लो ने क्या दिया है आपका? ए हायरार्की ऑफ नीड दिया है। क्या दिया है? ए हायरार्की ऑफ नीड, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसमें ये पूछा गया है कई बार कि कितनी नीड बताई इन्होंने, तो इन्होंने 5 मांग बताई। कितनी बताई? 5 मांग। क्योंकि देखो अब की बार पेपर में पूछा है कि सबसे बड़ी नीड क्या है, तो हो सकता है अगली बार पेपर में चेंज होके आ जाए कि कितनी मांग बताई है ये पूछ ले। तो सबसे ऊपर जो आता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है मैस्लो की नीड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो जितने भी मैं पॉइंट बताऊँ वो सारे लिखते जाइएगा, हो सकता है नेक्स्ट जो आपका पेपर हो उसमें आपको हेल्प मिल जाए उससे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है? आनंद वगैरह या आपकी जितनी भी दबी हुई इच्छाएं हैं वो सब किस में होती हैं आपकी? वो होती हैं आपकी सारी इड में। किस में? इड में। और ये कितना भाग होता है आपका? ये होता है आपका 9/10। ये होता है आपका इड, ये होता है ईगो, ऊपर वाला होता है सुपर ईगो। ये होती है आपकी 9/10। तो इसे याद रखिएगा। इसके ऊपर तो स्पेशल मैंने टॉपिक भी लिया हुआ है और कवर कराया है सिगमंड फ्रायड का, तो उसे भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय आता है? बाल्यावस्था और वयस्कावस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक चलेगी आपकी? 6 से 12 तक चलेगी। वयस्क कब से होंगे? 18 से ऊपर जब होंगे, जब आप वयस्क हो जाएंगे। तो बीच में आपका कौन सा आया? तो जो बीच में आपका आया वो आया किशोरावस्था। कौन सा आ गया? किशोरावस्था, जो कि आपकी 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक आहा क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया जाता है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है? तो ये जो आहा मूवमेंट आता है ना, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? इनसाइट से रिलेटेड है। किससे? इनसाइट। और इसकी बात किसने की है? कोहलर ने प्रयोग किया था ना आपका। और जिसमें इनसाइट की बात करते हैं क्योंकि ये गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है। किसे? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? बर्दीमर है। और कब आया था? 1912 में आया था। और 4 मनोवैज्ञानिक ज़्यादा माने जाते हैं इसमें, कोहलर, कोपका, बर्दीमर और कुर्ट लेविन। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया जाता है जिसे अनुरूपता से मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया है? अच्छा, तो इसमें ये पूछ रहा है कि जिसके लिए जो वो डिजाइन किया गया है उसकी जो क्षमता है उसे मापने के लिए, एबिलिटी को मापने के लिए कौन सा पद प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका रिलायबिलिटी। क्या हो जाएगा आंसर? रिलायबल। कि जिसके लिए है, जो उसके पैरामीटर्स हैं उन्हें वो माप रहा है या नहीं माप रहा है। वैधता हो जाएगा, जैसे अगर मैं मैथ का पेपर बनाऊं तो उसमें मैथ के क्वेश्चन हो, ऐसे नहीं कि हिंदी के भी डाल दूँ। ठीक है। और रिलायबिलिटी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आज मैंने आपको 50 में से 45 नंबर दिए किसी टेस्ट के पेपर में, अगर उस पेपर को और भी कोई टीचर जांचेगा तो ऐसा नहीं कि वो 30 दे देगा आपको। तो इस तरीके से नंबर सेम से आने चाहिए, तो वही रिलायबल है। तो ये मैं बिल्कुल एमपी से निकाले हुए पेपर्स हैं आपके, जो कि उन्होंने जो आंसर दिए वही आपको बताए जाएंगे, जिससे आपके साथ कोई भी कन्फ्यूजन न हो। समावेशी शिक्षा का क्या लाभ है? समावेशी शिक्षा केवल नैतिक और नीतिशास्त्र सिद्धांत विकसित करना है, या केवल संचार और सामाजिक कौशल बढ़ाना है, या केवल विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा करना है? तो ये तीनों ही चीज़ें किस में आ जाती हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन में। किसमें? समावेशी शिक्षा। और आजकल हम किस शिक्षा पर जोर देते हैं? समावेशी शिक्षा पर ही हम जोर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 आपका क्वेश्चन कहता है द अर्ज टू प्रोवाइड केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑफस्प्रिंग इज डैश मोटिव। स्तनों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह डैश अभिप्रेरणा है। तो इसे कौन सी अभिप्रेरणा कहते हैं? इसे मात्र अभिप्रेरणा कहते हैं। कौन सी? मैटरनल मोटिव कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एरिक एरिक्सन की थ्योरी से। किसकी? एरिक एरिक्सन की थ्योरी से। तो इन्होंने जो विकास के चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित किस में चरण में होती है? तो प्रतियोगिता की जो आपकी भावना विकसित होगी वो होगी आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में। किस में होगी? आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी के। और एरिक एरिक्सन किसके? मनोज सामाजिक विकास के जनक हैं। ये भी पूछा जाता है। ये पूछा जाता है इन्होंने कितने चरण दिए? इन्होंने 8 चरण बताए। और सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है इसमें आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, तीसरा है इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, चौथा है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। जिसकी हम बात कर रहे थे ना, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये ही है आपका चौथी स्टेज। और ये कब से कब तक होती है? ये बहुत ज़्यादा पूछी, और सारी स्टेज याद रहे ना रहे इसे याद कर लो। 6 से 12 तक रहती है। ये आपका काम चला देगी फिर, अगर ये आपको याद रह गई तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी के लिए निम्न में से किस कार्य नीति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो जो मंद शिक्षार्थी है उसके लिए किस नीति का कार्य का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? जो आपका मंद बुद्धि से कर रहा है तो उसे दृश्य एड तो दिखाएंगे, समूह गतिविधियों में शामिल करेंगे, प्रोवाइड करेंगे तत्काल फीडबैक। उसे ऐसे नहीं कि छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्यों में विभाजित करना, छोटे से बड़े में विभाजित नहीं करेंगे। तो ब्रेकिंग स्मॉलर इनटू लार्ज नहीं करेंगे, लार्ज में कर देंगे तो फिर तो उसके लिए दिक्कत आ जाएगी। वैसे ही वो जो है शिक्षक जो क्या कर रहा है, मंद शिक्षार्थी को पढ़ा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गुड एंड पावर, या ऐसे समझिए अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना रहती है? तो ये किस में रहती है आपकी? ये रहती है आपकी सामाजिक में। किस में? सोशल से रिलेटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण रणनीति डैश है। तो इसे क्या कहते हैं? जो स्पेशलाइज्ड टीचिंग स्ट्रेटजी होती है, जिससे हम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। स्कैफोल्डिंग में करते हैं। किस में करते हैं? स्कैफोल्डिंग। इसमें ये किसने दिया था? इसने ये दिया है ब्रूनर ने। किसने? ब्रूनर ने इसके फोल्डिंग के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी। इन्होंने कहा है कि अगर बच्चे को, जैसे हम साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो शुरुआत में जो थोड़े समय के लिए, क्या थोड़े समय के लिए अस्थाई मदद देंगे। कैसी मदद देंगे? अस्थाई मदद। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें से आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? आधुनिक में हम जो मूल्यांकन करते हैं वो क्या कौन सा करते हैं? कॉन्टिन्यूअस करते हैं। कॉन्टिन्यूअस की जगह अगर आपको CCE लिखा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कौन सा? सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो ये करते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन आपका कब होता है? एंड में होता है। कब होता है? एंड में। और बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव होता है आपका 40% और समेटिव होता है आपका 60%। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और समेटिव के आधार पर ही बच्चे को प्रोन्नत किया जाता है नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें से निम्न में से विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करते। तो हम किस चीज़ पे इसमें ध्यान केंद्रित नहीं करते? पर्सनल, व्यक्तिगत और एकेडमिक कैरियर पे तो ध्यान देते हैं, मगर वित्तीय पे हम कभी भी ध्यान, वित्त से रिलेटेड अगर आपका कोई भी आंसर आ रहा है और वो बाल विकास का पेपर है तो उसमें वो 99.999 गलत ही होगा। ऐसा जो है अध्ययन मंत्रा में भी आपको देखने को मिलेगा, लेट्स लर्न में भी देखने को मिलेगा और एड्यूटैप में भी। तो 3 टीचरों का ये जो मानना है यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है इसमें से किसने विकास के एक व्यापक जटिल धारणा को विस्तृत किया है? तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत कर आएंगे। तो ये दिया है आपके वर्ल्डविन ने। किसने? वर्ल्डविन ने व्यापक जटिल जो धारणा है वो वर्ल्डविन ने दी है, प्राकृतिक विकास की जटिल धारणा। अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चे गलती करके आएंगे। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है या जो मानक विचलन होता है आईक्यू वितरण में, इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना होता है? 15 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह डैश करता है कि कैसे सोचता है और वह क्या सोचता है। तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे हम जो कहेंगे वो है प्रभावित। क्या कहेंगे, प्रभावित। बच्चे को ना जिसमें वो रहता है वो कैसे सोचता है और क्या सोचता है ये उसे प्रभावित करता है, उसका जो भी इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लिंग विभाजन को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसे किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, इसे आप लोग परिभाषित करेंगे। पहला ऑप्शन है समान पुरुष और कर्मचारियों के बीच विभाजन। नहीं, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका समाज के अंतर्गत पुरुष और महिलाओं की पदानुक्रमित भूमिकाओं के बारे में ही हम जेंडर डिवीजन। और जेंडर क्या है आपका, ये पूछा जाता है जेंडर क्या है, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, निगमन विधि क्या है। निगमन विधि में हम क्या करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। किसमें, निगमन। अगर ये आपका कह देता आगमन, निगमन में पहले क्या देते हैं, हम नियम देते हैं, नियम पे फोकस रहता है, नियम के द्वारा ही। अब ये पूछा जाएगा निगमन विधि से हम क्या सीखते हैं, मैथ सीखते हैं निगमन विधि से। आगमन विधि में अगर पूछा जाता तो आगमन विधि में क्या हो जाता, आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या हो जाता, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसे याद रखिएगा, एक साथ में आपको बता देता हूँ। अब 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो डैश होते हैं वे नई अवधारणाओं को सीखना नहीं चाहते हैं, तो कौन से नहीं सीखना चाहते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके संदिग्धार्थक। कौन से हो जाएंगे, संदिग्धार्थक, एम्बिग्यूसियस हो जाएंगे आपके पहला। अब 21 पर चलते हैं। 21 आपका क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन इसमें जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा आपका, जितने भी, ये कहना चाह रहा है कि सारे आनुवंशिक विकारों को आप सही तरीके उचित उपाय करके रोक सकते हैं, मगर कभी भी आपको कहते हैं ऑल या ओनली, ये 99% आपके गलती होते हैं अगर जहाँ ऑल और ओनली आपको दिख जाए। क्योंकि आप ना आनुवंशिक विकार, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जो खून रक्त की समस्या होती है, किसी किसी का थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया, तो वो जो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसकी जो बीमारी है आनुवंशिक विकार है, या वर्णांधता जो होती है, लाल का हरा दिखता है, तो इस चीज़ को आप सही कर सकते हो, मगर सारी आनुवंशिक बीमारियों को सही कर दो, ऐसा पॉसिबल अभी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे की थ्योरी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से होती है, 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। ठीक है। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट थॉट आपके कहाँ आते हैं, अमूर्त में आते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी पहली अवस्था में आ जाती है, जो कि इंद्रिय जनित या संवेदी पेशी है। सिंबॉलिक थॉट आपका सेकंड में बनाना चालू कर देता है, पूर्व संक्रियात्मक। तो ये ऑपरेशनल थॉट बचा, यही आपका सही हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित अवधारणा नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में किसने बात करी है, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करी है पावलोव ने। किसने, पावलोव ने। और पावलोव को 1904 में नोबेल भी मिला है, इसे आप याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया, कुत्ते पर किया, इस चीज़ पर भी को भी आप याद रखेंगे। और किस अनकंडीशनल स्टिमुलस का किसका यूज किया था, घंटी का किया था, घंटी का इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते की लार निकलवाने के लिए। तो इन्होंने किस चीज़ का उपयोग नहीं किया उसमें, शेपिंग का नहीं किया, कंडीशनल रिस्पॉन्स का किया है, तटस्थ उद्दीपक का किया है, स्टिमुलस जनरेशन का इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, तो क्या ये जो बता रहा है, ये बता रहा है व्यक्तिगत भिन्नता, कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। चाहे कि अगर आपसे ये भी पूछ ले कि जुड़वा बच्चे हैं, तो जुड़वा बच्चे भी कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25, डैश एंड डैश के निर्माण में बच्चे द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो अवधारणाओं को, किसको, कॉन्सेप्ट्स को ना एक साथ एक समान विशेषताओं को मिलाकर बनाया जाता है। जब हम अवधारणा बनाते हैं तो एक साथ मिलाकर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शैक्षणिक दृष्टिकोण में किस पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चा वैज्ञानिक तर्क और अभ्यास की अच्छी समझ हासिल कर ले। वैज्ञानिक तर्क किस पे हासिल करेगा, जब साइंटिफिक उसका विचार होंगे, साइंटिफिक विचार होंगे तभी तो बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझेगा या वैज्ञानिक तर्क दे पाएगा। ठीक है। 27 पे चलते हैं क्वेश्चन। 27 आपका क्वेश्चन कह रहा है, समावेशी शिक्षण दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक नया क्या है। तो ये इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे अप्रोच। क्या कहेंगे, दृष्टिकोण है। हमें कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए,
हमें हमेशा इंक्लूसिव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, जिसमें कि हर कोई इंक्लूड हो जाए, इस तरीके की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नोरिंग ऑफ लर्निंग रेडीनेस। अगर किसी चीज़ को हम इग्नोर करेंगे, जब भी हम इग्नोर करते हैं ना, तत्परता, रेडीनेस क्या है, तत्परता, ये तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये ना थॉर्नडाइक के 3 मेन नियम है ये, तो याद रखिएगा। तो फिर अगर इग्नोर करोगे ना अभ्यास, रेडीनेस की तत्परता के लिए, तो आपको निराशा उत्पन्न होगी। क्या होगी? निराशा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 29, उसमें एक शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन उसकी डैश भूमिका को दर्शाता है। तो किसकी क्या भूमिका को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका विचारशील वृत्तिक। क्या हो जाएगा आपका? विचारशील वृत्तिक। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया शब्द किसे निरूपित करता है? अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। नोट्स से तो मतलब होता ही नहीं किसी भी इसका। हैंड राइटिंग के लिए आप किसका यूज करते हैं? डिस्ग्राफिया का। किसका? डिस्ग्राफिया। और गणित वगैरह के लिए कैलकुलिया। और आप इसे देखिए गणना वगैरह के लिए डिसकैलकुलिया। तो जितनी भी आपकी पढ़ने लिखने और वर्तनी संबंधित समस्या होती हैं वो हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। तो आपका ये 30 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो गए। अब ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोगों को सारे जितने भी एमपीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनमें की सीडीपी पूछी गई है, तो आप इसे शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। कोई भी दिक्कत हुई हो तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।